सोचिए किसी सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में कोई आपसे आपके काम के बजाय मतलब आपके माता पिता या घर के पते जैसे सवाल पूछे, जिनका उस नौकरी से कोई लेना देना ही ना हो। बिल्कुल, और फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। जाहिर है ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हाँ, कोई भी अदालत जाना चाहेगा। लेकिन कोर्ट में सबसे पहला सवाल ये उठेगा, क्या वो संस्था जिसने इंटरव्यू लिया एक राज्य है? और ये सवाल ही मतलब सब कुछ तय कर देता है। अगर जवाब नहीं है तो केस शायद वहीं खत्म हो जाए। जी, आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ही अनुच्छेद की परतें खोलेंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों की एक तरह से नींव है। ये तय करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए किसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये परिभाषा सीधे तौर पर हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है। हमारी ये चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 पर आधारित है और उसमें हम कौशल असोदिया के ब्लॉग, लॉ प्लैनेट के विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों को देखेंगे, जैसे अजय हांसिया, आर.डी. शेट्टी और हाँ, जी टेलीफिल्म्स वाला मामला भी। तो हमारा मकसद ये समझना है कि संविधान की नजर में राज्य का असली मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार देता है। समानता का अधिकार, बोलने की आजादी और भी बहुत कुछ। पर ये अधिकार मिलते किसके खिलाफ है? क्या मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ कोर्ट जा सकती हूँ? आमतौर पर नहीं। ज्यादातर मौलिक अधिकार हमें राज्य की मनमानी के खिलाफ एक ढाल की तरह दिए गए हैं। और यहीं पर अनुच्छेद 12 आता है ना? बिल्कुल, यही वो अनुच्छेद है जो बताता है कि राज्य कौन है। ये एक तरह से जवाबदेही की लक्ष्मण रेखा खींचता है। तो क्या कहता है ये अनुच्छेद? इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें 4 साफ श्रेणियां हैं। पहली, भारत की सरकार और संसद। ठीक है। दूसरी, राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल। और तीसरी, सभी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ये सब? जी, ये तीनों तो काफी सीधे और स्पष्ट हैं। लेकिन इसमें एक चौथी श्रेणी भी है और मुझे लगता है सारी बहस उसी से जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चौथी श्रेणी है अन्य प्राधिकारी, यानी अदर अथॉरिटीज। और संविधान ने ये नहीं बताया कि इस अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आएगा? नहीं, उन्होंने ये भविष्य की व्याख्या के लिए, खासकर न्यायपालिका के लिए छोड़ दिया। और यहीं से मतलब पूरी कहानी शुरू होती है। तो अगर इनमें से कोई भी संस्था हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। और यही हमें पीडी शामदासानी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मामला समझना चाहिए। अच्छा, वो 1951 वाला केस? जी, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मौलिक अधिकार निजी संस्थाओं के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते। ये सरकार और नागरिक के बीच के रिश्ते के लिए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। ये अन्य प्राधिकारी कौन है? जब संविधान खामोश है तो अदालतों ने इसे कैसे समझा? शुरुआत में नजरिया काफी संकीर्ण था। 1954 में मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई का मामला आया और अदालत ने एजेस्टिम जेनेरिस नाम का एक कानूनी सिद्धांत लागू किया। एजेस्टिम जेनेरिस, ये तो सुनने में काफी भारी भरकम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है उसी प्रकार के चीजें। उसी प्रकार के मतलब अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 12 की पहली 3 श्रेणियों को देखिए, सरकार, संसद, विधानमंडल, ये सब सरकारी या क्या कहते हैं, संप्रभु काम करते हैं। सॉवरेन फंक्शंस। हाँ, तो अन्य प्राधिकारी भी केवल वही संस्थाएं होंगी जो इसी तरह के सरकारी काम करती हैं। एक मिनट, इस परिभाषा के हिसाब से तो एक यूनिवर्सिटी राज्य नहीं मानी जाएगी। वो कोई कानून तो नहीं बनाती। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ये परिभाषा बहुत सीमित थी। तो ये बदली कब? ये बदली 1967 में राजस्थान बिजली बोर्ड बनाम मोहनलाल के मामले में। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने शांताबाई वाले फैसले को एक तरह से खारिज कर दिया। अच्छा, तो इस बार अदालत ने क्या नया कहा? अदालत ने कहा कि एजेस्टिम जेनेरिस का सिद्धांत यहाँ नहीं लगेगा। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, अगर कोई संस्था संविधान या किसी कानून मतलब स्टैट्यूट के तहत बनी है तो वो अन्य प्राधिकारी है, भले ही वो व्यापारिक काम कर रही हो। हाँ, भले ही वो व्यापारिक काम कर रही हो। बिजली बोर्ड एक कानून के तहत बना था, इसलिए वो राज्य है। बात खत्म। ठीक है, तो दरवाजा थोड़ा और खुल गया। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या? अगर कोई संस्था सीधे सीधे कानून से नहीं बनी है, मान लीजिए एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर हुई है, तब क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है
और यही सवाल न्यायपालिका के सामने भी आया। तो उसका पैमाना क्या होगा? इसका जवाब हमें मिला 1979 के एक ऐतिहासिक मामले में आर.डी. शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। इस केस ने मतलब राज्य की परिभाषा में क्रांति ला दी। अच्छा। जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा कि हमें संस्था की कानूनी बनावट से आगे जाकर उसके काम करने के तरीके को देखना होगा। मतलब सिर्फ कागज नहीं देखना है, उसका असली चरित्र देखना है। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने 5 टेस्ट तय किए। ये देखने के लिए कि क्या कोई संस्था सरकार की ही एजेंसी या साधन है। वो 5 टेस्ट क्या थे? पहला, क्या संस्था की पूरी शेयर पूंजी सरकार के पास है? दूसरा, क्या सरकार उसे बहुत ज्यादा वित्तीय सहायता देती है? तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, क्या उस पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है, डीप एंड परवेजिव कंट्रोल। मतलब क्या वो अपने फैसले लेने के लिए आजादी ना हो। और बाकी 2? चौथा, क्या वो सार्वजनिक महत्व का काम कर रही है। और पांचवा, क्या सरकार ने उसे एकाधिकार मतलब मोनोपोली दिया है। तो ये तो एक तरह से जासूसी करने जैसा है। संस्था भले ही कागज पर आजाद दिखे, पर अदालत ये देखेगी कि असल में उसे चला कौन रहा है। आपकी ये उपमा एकदम सटीक है। और इसी सिद्धांत को 2 साल बाद 1981 में अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में और भी मजबूती मिली। ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला मामला था, है ना? हाँ, वो कॉलेज एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड था। जब दाखिले में गड़बड़ी के आरोप लगे तो सवाल उठा कि क्या ये कॉलेज राज्य है। और अदालत ने इन्हीं 5 टेस्ट का इस्तेमाल किया होगा। जी, अदालत ने पाया कि कॉलेज का पूरा खर्च सरकार उठाती थी, नियम सरकार तय करती थी और प्रबंधन पर भी सरकार का ही नियंत्रण था। तो उसे राज्य मान लिया गया। हाँ, और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये संस्था बनी कैसे थी, हम ये देख रहे हैं कि इसका काम क्या है और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। मतलब सरकार अब एक कंपनी या सोसाइटी बनाकर अपने संवैधानिक दायित्वों से बच नहीं सकती। बिल्कुल, इसे ही कार्यात्मक दृष्टिकोण या फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। और ये एक जबरदस्त बदलाव था। इसने तो जवाबदेही का दायरा बहुत बढ़ा दिया। जी हाँ, अब संस्था की बनावट नहीं, उसका काम और सरकार से उसका रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इन सिद्धांतों के आधार पर अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं कौन कौन सी संस्थाएं आज राज्य मानी जाती हैं। हाँ, अब ये लिस्ट काफी साफ है। सभी सरकारी कंपनियां या PSUs जैसे ONGC, सेल, LIC। राष्ट्रीयकृत बैंक भी जैसे SBI या PNB। हाँ, वो भी। सरकारी विश्वविद्यालय, राज्य बिजली बोर्ड, ये सब राज्य हैं। और कौन इस दायरे से बाहर है? आमतौर पर निजी कंपनियां, निजी स्कूल और कॉलेज और ज्यादातर सहकारी समितियां। लेकिन यहाँ भी एक किंतु है ना? हाँ, अगर किसी निजी संस्था पर भी सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण साबित हो जाए तो उसे भी राज्य माना जा सकता है। इन सब उदाहरणों को सुनकर मेरे मन में BCCI का ख्याल आ रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प मामला। एक ऐसी संस्था जो किसी कानून से नहीं बनी, सरकार से पैसा नहीं लेती, लेकिन देश के लिए कौन क्रिकेट खेलेगा ये वही तय करती है। ये तो सरकार से भी ज्यादा ताकतवर लगती है। इसे राज्य क्यों नहीं माना गया? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही सवाल सालों तक अदालतों में भी गूंजता रहा। तो जी टेलीफिल्म्स वाले मामले में क्या हुआ? 2005 में अदालत ने अजय हासिया वाले टेस्ट लागू किए और पाया कि BCCI उन पर खरा नहीं उतरता। मतलब न सरकारी पैसा न सरकारी कंट्रोल। जी, वो तो तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी एक निजी संस्था है। इसलिए बहुमत के फैसले में अदालत ने कहा कि BCCI तकनीकी रूप से राज्य नहीं है। लेकिन ये तो बहुत असंतोषजनक लगता है। मतलब वो अपनी मनमानी कर सकती है और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। यहीं पर अदालत ने एक और बहुत दिलचस्प रास्ता खोला। वो क्या? अदालत ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं कि BCCI अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, लेकिन वो एक सार्वजनिक कार्य, पब्लिक फंक्शन कर रही है। सार्वजनिक कार्य? हाँ। देश के लिए क्रिकेट टीम चुनना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना, ये कोई निजी काम नहीं है, ये एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये एक नई श्रेणी बन गई कि भले ही आप राज्य ना हो, पर अगर आप सार्वजनिक काम कर रहे हैं तो आप पर एक अलग तरह की जवाबदेही होगी। बिल्कुल। और इसी आधार पर अदालत ने कहा कि BCCI के फैसलों की न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में की जा सकती है। मतलब अगर BCCI कोई मनमाना फैसला ले तो प्रभावित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है? जी, ये दिखाता है कि न्यायपालिका ने जवाबदेही के दायरे को कितना लचीला और व्यापक बना दिया है। ये तो कमाल की बात है। यानी एक दरवाजा बंद हुआ तो अदालत ने एक खिड़की खोल दी। हाँ, यूं समझिए। अब एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या अदालतें खुद राज्य की परिभाषा में आती हैं?
ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसका जवाब नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मिला। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका के दो तरह के काम होते हैं, एक न्यायिक और दूसरा प्रशासनिक। न्यायिक काम मतलब केस की सुनवाई करना और फैसला सुनाना। सही। जब अदालतें अपना न्यायिक कार्य कर रही होती हैं तो उन्हें राज्य नहीं माना जाता। आप किसी जज के फैसले को ये कहकर चुनौती नहीं दे सकते कि इसने मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। उसके लिए तो अपील का रास्ता है। बिल्कुल, आप ऊपरी अदालत में अपील या समीक्षा के लिए जा सकते हैं। और प्रशासनिक कार्यों का क्या, जैसे कर्मचारियों की भर्ती करना? जब न्यायपालिका ये प्रशासनिक कार्य करती है तब उसे राज्य माना जा सकता है। जैसे अगर कोर्ट रजिस्ट्री कोई भेदभावपूर्ण नियम बनाती है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। तो संक्षेप में न्यायिक क्षमता में अदालत राज्य नहीं है पर प्रशासनिक क्षमता में है। जी, वो पूरी तरह से राज्य है और जवाबदेह है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अनुच्छेद 12 सिर्फ एक परिभाषा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही का दायरा तय करने वाला एक जिंदा, गतिशील और मतलब लगातार विकसित होता हुआ सिद्धांत है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या को एक संकीर्ण परिभाषा से निकालकर गहरे और व्यापक नियंत्रण और सार्वजनिक कार्य जैसे व्यवहारिक विचारों तक पहुंचाया है। ध्यान संस्था की बनावट से हटकर उसके काम और समाज पर उसके असर पर चला गया है, जो आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक है। ये पूरी चर्चा मुझे एक बहुत बड़े और मौजूदा सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। और वो क्या है? हमने पिछले 70 सालों में राज्य की परिभाषा को लगातार बड़ा किया है ताकि सरकारी संस्थाओं को जवाबदेह बनाया जा सके। लेकिन आज के डिजिटल युग में कुछ निजी कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जीवन और हमारे विचारों पर कई सरकारों से भी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आप एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ट्वीट किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। एक एल्गोरिदम तय कर सकता है कि हम क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे। हमारा कानूनी ढांचा सरकार की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए बना है, लेकिन क्या ये इन नए निजी ताकत के साम्राज्यों से निपटने के लिए तैयार है? यही सवाल है। क्या भविष्य में राज्य की परिभाषा को और भी व्यापक बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि इन नई और शक्तिशाली संस्थाओं को भी जवाबदेही के उसी दायरे में लाया जा सके जिसमें आज ONGC या SBI हैं? ये आज के समय का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल हो सकता है।